वेलकम बिरादरी। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पीटीआई के एमएनए हैं, नुसरत वाहिद साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी शुक्रिया। बात इमरान खान पार्लिमानी निज़ाम के लिए, जमहूरियत के लिए ख़तरा बन चुके हैं। जो उन्होंने कहा है कि असेंबलिया में तोड़ूंगा, ये फैसला अक्लमंदी का फैसला नहीं है। इससे अपनी पार्टी के अंदर एक बड़ी दरारें पड़ रही हैं। और उसी के साथ ही जो आपके इत्तेहादी सीएम थे परवेज़ इलाही ने भी कहा, बाजवा साहब के तो हमारे इमरान खान के ऊपर बड़े एहसानात हैं, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब ने प्रोग्राम में इनवाइट करने का मुझे। देखिए, परवेज इलाही साहब एक बिल्कुल डिफरेंट जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है ना, और पीटीआई जो है वो एक डिफरेंट जमात है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो भी उनका बयान है वो उनके लिए बिल्कुल सही होगा, और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयान है वो उनकी पार्टी का बयान है, उस हिसाब से वो सही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जो कहा है वो परफेक्ट है या जो हम कह रहे हैं वो परफेक्ट है। हर पार्टी का अपना लाएअमल होता है, आपको पता है हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है। उसके हिसाब से वो ये समझते हैं कि वो उनको इस तरह का बयान देना चाहिए तो वो ठीक है, दे दें। और जिस तरह का इमरान खान साहब बयान दे रहे हैं वो उनके लिए बेहतर है। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। आपको पता है कि एक तरफ इमरान खान साहब करेंगे मैं बड़ा बड़ा पॉपुलर हूँ, बाय इलेक्शन में मैं जीत के आया हूँ, मलीर में उनको शिकस्त हुई है, हकीम बलोच ने इमरान खान को शिकस्त दी है। और इमरान खान साहब अगर इतने ही पॉपुलर हैं, मैं आपकी बात मान भी लूँ, तो 6-8 महीने इंतज़ार कर लेते, पॉपुलैरिटी वहाँ भी होते। मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है, मुआशी अदम इस्तेकाम है, रियासत के लिए बड़े मसाइल हैं, मुल्क के लिए, अवाम के लिए। खान साहब 8 महीने खामोश हो जाएँ, वक्त का इंतज़ार करेंगे, इलेक्शन टाइम में होंगे, वो पॉपुलर होंगे, अवाम उनको 2/3 मेजॉरिटी देगी, फिर वज़ीर आज़म बन जाएंगे। देखें, 8 महीनों में इन्होंने कहाँ कर दी इकोनॉमी। आपको पता है कि 6% से हम जीरो पे आ गए। हमारे रिजर्व इस वक्त $6 बिलियन इसलिए मौजूद हैं कि सऊदी अरब ने और चाइना ने मना किया है उनके पैसों को हाथ लगाना। 3 पॉइंट कुछ उनके हैं और 2.67 चाइना के। उन्होंने मना किया हुआ है इस पैसे को हाथ लगाना, इसलिए वो अभी वहाँ पे मौजूद हैं। ये 6-8 महीने अगर इनको और मिल जाते हैं तो आप मुझे बताइए कहाँ लेके जाएंगे। आपको पता है रोजवेल्ट होटल बिक गया है, फिर उसके बाद आपको पीआईए जहाज, पीआईए पूरा महकमा बिक गया है। कतर ने आधा पहले ले लिया था, आधा अब ले रहा है। और उसके बाद होगा क्या कि आधे स्टाफ को निकाल दिया जाएगा और आधा पीआईए में काम कर रहा होगा। बेरोजगारी वैसे ही बेइंतहा बढ़ चुकी है। उसके अलावा आप देखें लोगों की जो हालत है महंगाई की वजह से, जो पहले सिर्फ 2 वक्त का खाना खाते थे उनको अब 1 वक्त का भी नसीब नहीं हो रहा। उनकी तनख्वाहों के बराबर उनका बिजली का बिल आ रहा है। हम लोगों ने क्या नहीं किया लोगों की भलाई के लिए। आप ये देखें, किसानों को पहले पेमेंट कर दी गई ताकि वो अच्छी तरह काम करे। आप अभी देखें, कपास की फसल होने वाली है और पाकिस्तान इस वक्त कपास पैदा नहीं कर पा रहा क्योंकि उनको खाद नहीं मिल रही। हम एक ज़राई मुल्क थे, वो ज़राअत बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई, हमारी इंडस्ट्री 0% पे आ गई। फैसलाबाद जो इतनी फुल ब्लूम पे काम कर रहा था कि दूसरे शहरों से वहां पे मजदूर आ रहे थे, वो 0 हो गया है। तो मुझे बताइए 8 महीनों में इन्होंने यहाँ पहुंचा दिया और इनको कोई पैसा नहीं दे रहा, बिकॉज एवरीबडी नोज कि ये पैसे को कहाँ लेके जाते हैं, क्या करते हैं। आपके बिलावल ज़रदारी, अब्दुल अजीज, आप सबके जो वजीर खारजा हैं इस वक्त, वो 1,75 करोड़ रुपए अपनी उसके ऊपर टूर्स पे खर्च कर चुके हैं। वो क्या लेके आ रहे हैं सिवाय उनकी ग्रूमिंग हो रही है। उनकी ग्रूमिंग उनके वालिद साहब करवा रहे हैं कि एक दिन वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो ही शुड बी नोन, ही शुड बी नो ऑल द थिंग्स के दुनिया भी जान रही हो और उनको भी पता हो कि किस तरह दुनिया से मिलना है। वो उस तरह नहीं कि शुरू में जैसे गए तो जाके उसकी टाई पकड़ के देख रहे हैं कि ये कैसी है, कौन सी कंपनी की है। ये वाली चीजें इस वजह से उनकी ग्रूमिंग हो रही है। वजीर खारजा की हैसियत से हिना रब्बानी खर साहिबा उनकी असिस्टेंट हैं और हर जगह उनको आगे बता रही होती हैं क्या करना है क्या नहीं करना। उनकी ग्रूमिंग पूरी क्लासेस हो रही हैं वजीर खारजा की हैसियत से। तो इस वक्त वो वजीर आजम बनने की तैयारी में है। और जरदारी साहब आपको पता है अपने मुंह से कह चुके हैं ये बात, तो इसीलिए वो लाहौर में हर वक्त मौजूद होते हैं कि वहाँ पे अपने वोटर्स को करें आप शामिल, जल्द से जल्द ज्यादा अपने वोट बढ़ाएं। तो मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि अगर 7-8 महीने में
मुल्क को इस हालत में पहुंचा दिया गया है कि जहां पे हमें नहीं पता कि हमारा एटॉमिक एनर्जी प्लांट सेफ भी है कि नहीं है, क्योंकि ये लोग तो उस तरह के लोग हैं कि ये अगले लम्हे में एटॉमिक बॉम्ब भेज देंगे और उसके बाद कहेंगे कि तो हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए अमेरिका ने कहा कि आप हमें भेज दो, हम आपको पैसे दे देते हैं और उसके बाद हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। प्रोटेक्शन क्या होगी? जिस तरह यूक्रेन ने अपना एटॉमिक बम जाया कर दिए, सारे प्लांट जाया कर दिए, उसको अमेरिका ने कहा हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। क्या हिफाजत करें? वायस को वेपन दे रहे, लोग तो उसी तरह मर रहे हैं, बिल्डिंग उसी तरह खत्म हो रही है। उनके नजदीक यकीन कीजिए, ये जितने इस वक्त हुक्मरान हैं, इनके नजदीक आम आवाम की, आम लोगों की कोई वक़्त है ही नहीं। अगर होती तो ये अपने तीसरी दफा हुकूमत कर रहे हैं पीपल्स पार्टी इस वक्त यहाँ पे सिंध में, और उसके अलावा कितना ज्यादा PMLN करती रही है पंजाब में, और किस किस तरह इन लोगों ने किया है। आप मुझे बताएं, कुछ मुल्क को आगे तो बढ़ाया होता। पहली दफा पता नहीं कितने सालों की हिस्ट्री में ये हो रहा था कि हम 6% तक पहुंच गए थे। मुशर्रफ के जमाने में चूंकि वो एक लड़ाई थी, अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए वहां से इतना पैसा आया, क्योंकि हम कर्जे IMF के भी अदा कर दिए और सब कुछ हो गया। लेकिन आप बताएं उसके बाद क्या हुआ? कितना जरदारी ने किया और कितना उसके बाद नून लीग ने किया। ये लोग तो सिर्फ उस पाकिस्तान को इन्होंने लूटने का एक जरिया बनाया हुआ है कि हम आए, हुकूमत करें और पैसे कमाएं और बाहर भेजें, और जैसे ही हमारी हुकूमत खत्म हो हम किसी ना किसी तरह बार्गेन करें और गायब हो जाएं। अब वैसे तो आपके ऊपर तोशाखाना केस है, फॉरेन फंडिंग है और अंगूठियाँ और सारी वीडियो ऑडियोज़ आपके सामने, किस तरह घड़ी, किस तरह अंगूठियाँ, किस तरह हार, किस तरह कारपेट्स, कितनी चीज़ें, ये भी तो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। ये भी तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। फराह गोगी हो, ये सब कुछ हो, ये सारे किस्से, रिंग रोड हो, ये सारे स्कैंडल्स अभी तो और आने, और ये सिलाई मशीनों से पैसे बनना, ये ख़ुद इमरान खान ने कहा एमनेस्टी स्कीम देना मेरी सियासी गलती थी, उन्होंने तस्लीम किया है, माना है। खान साहब से भी तो गलतियां हुई हैं। मैं तो नहीं कह रही, वरना खान साहब कह रहे हैं कि वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है। ना उन्होंने ये कहा कि फरिश्ते हैं, ना उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने उन्हें खास भेजा है कि वो बगैर गलतियों के वापस चले जाएंगे। पहली दफा की हुकूमत है, 3 साल की हुकूमत, 3.5 साल की, जिसको ये लोग 4 साल कहते हैं। 3.5 साल की हुकूमत है जिसमें उस आदमी ने गलतियां उनसे हुई हैं, और ये बहुत बड़ा फैन है उस आदमी का कि वो अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करता है। इनमें से कितनों ने एक्नॉलेज किया? ये तो मरवा देते हैं अपने बंदों को जो इनके पैसे ले लेकर जाते थे और अपने बैंकों में जमा करते थे, और फिर उस तरह वो बाहर जाते थे पैसे, और किस तरह ये अपनी सारी चीजें खरीद रहे होते हैं। ये तो पहला आदमी है जिंदगी की हिस्ट्री में पाकिस्तान का जो ये कह रहा है कि मुझसे ये गलती हुई, मुझसे ये गलती हुई, मुझसे ये गलती हुई। जहां तक तोशाखाना की गलती है, उसमें बिल्कुल गलती नहीं है, बिल्कुल 100% सेफ, साफ सुथरा काम है। ये लोग 20% पे लेते थे, उन्होंने 50% किया और उसको लिया, उसके बाद बेचा, और जो प्रॉफिट हुआ उसके उन्होंने इनकम टैक्स अदा किया। जो हम सारे हैरान होते थे कि ऐसा क्या कर लिया इन्होंने 3 साल में कि इतना 97 लाख कैसे बन गया वो। उससे पहले तो कुछ लाख दे रहे थे ना, 30-35 लाख टाइप, तो ये इतना ज्यादा कैसे हो गया? ठीक है, आखिरी सवाल मैडम, घड़ी बेच के आखिरी सवाल, उसका प्रॉफिट था, उस पर उन्होंने इनकम टैक्स दिया। आखिरी, उसमें जरा भी इलीगल चीज नहीं है। ये आखिरी चीज वो, अब आपको पता है अपना नॉमिनेशन पेपर्स में वो भी डिक्लेयर नहीं है एसेट्स में, वो अब एक बड़ी डिबेट हो जाएगी उसके ऊपर। आज इमरान खान ने एक और चीज कही है, मेरी हुकूमत गिराने के वाहिद जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब हैं और वही जिम्मेदार है। अब यहाँ स्टेटमेंट आता है वाहिद उसको जिम्मेदार करार दे रहे हैं, उसने ही सब कुछ किया है। और दूसरी तरफ उन्होंने इतनी मदद की, आप हो, आपके MNAs हो, मिनिस्टर्स हो, सब कहते थे सेम पेज पे हैं, बाजवा साहब जमहूरियत को सपोर्ट करें, सिस्टम के साथ हैं, जमहूरियत के साथ हैं। आज कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत गिराने के वाहिद जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब है। देखिए, जिस वक्त नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया है ना, उस वक्त खान साहब कहते हैं कि मेरे कान खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके हुक्म से ही गए थे। जाहिर है कि ये डबल गेम खेल रहे हैं। उनके साथ ये कुछ और बात करते हैं और आके हमारे साथ कुछ और बात करते हैं। खान साहब तो 100% उनके ऊपर बिलीव कर रहे थे कि वो पाकिस्तान के लिए वो काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को ही आगे लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो एक्चुअली इन लोगों के साथ खेल रहे थे, और इससे उन्होंने बहुत जाहिर पैसा कमाया भी होगा, तो सब कुछ किया होगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब तक वो पाकिस्तान की हिमायत में रहे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात नहीं कर रही, PTI की बात नहीं कर रही, जब तक वो पाकिस्तान के लिए काम करते रहे, तब तक जाहिर है बहुत
बेहतर काम कर रहे थे, एक पेज पे थे हम लोग, सारा कुछ ठीक ठीक चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो कॉन्स्पिरेसी हुई और उसके बाद जो उनका रोल है, उस वक्त उनका रोल नजर आया साफ होके, जब वो इन सब को मुत्तहिद कर रहे थे और कह रहे थे कि आपने अदम एतमाद की तहरीक लेके आनी है। और किस तरह वो अदम एतमाद की तहरीक आई, जाहिर है इनकी मदद के बगैर तो पॉसिबल नहीं था ये 9 और 13 पार्टियां इकट्ठी होती, क्योंकि इन सब की पॉलिसी एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे के दुश्मन हमेशा के, सारी नैब बनाने का और एक दूसरे के ऊपर मुकदमे करने का इनका ही कारनामा था, किसी और ने नहीं बनाई थी। और उसी की उसमें सजा भी, जो जरदारी को 11 साल सजा हुई, क्या इमरान खान ने सजा दी थी? ये नून लीग के जमाने में हुई ना, जिसमें उसने नेट कटर से अपनी जबान काट ली। तो ये किसने किया था? किसी और ने तो नहीं किया था। ये इन दोनों पार्टी से एक दूसरे एकदम इकट्ठे कैसे हो गए, जो किसी का पेट फाड़ रहे थे, किसी को सड़कों में घसीट रहे थे, इतने वो अब्दुल अजीज हो गए एक दूसरे को कि जी सारी खताएं माफ हो गई। और इमरान खान की ले लो जी, घड़ी बेच दी, घड़ी बेच दी, घड़ी बेच दी। यार व्हाट अ बुलशिट। बड़ी मेहरबानी, किस किस्म के लोग हैं ये? बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। घड़ी बेच दी इमरान खान ने, मेरी घड़ी मेरी मर्जी इमरान खान कहते हैं। नाज़रीन, इन संग इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।